आइए भाई, जल्दी आइए आप लोग। देखिए, ऑन करिए तो ऑन है। देखिए, आपका 126 बताया जा रहा था भाई। अब 126 का बेयर एक्ट अब देखना है, यानी कि बेयर एक्ट से कुछ बातें निकलेंगी, सामान्य बातें आपको बताई गई। अब बेयर एक्ट से कुछ बातें उसमें निकलेंगी। बेयर एक्ट में ये भी पकड़ना है कि विवश नहीं किया जा सकता वकील साहब या क्लाइंट को। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि किसकी संसूचना को प्रकटन से यहाँ संरक्षित किया गया है। मुवक्किल अर्थात क्लाइंट की, दूसरा दे देता है अधिवक्ता या प्लीडर या बैरिस्टर की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्लू हम निकालेंगे बेयर एक्ट से कि किसकी जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी। अगर ये नया क्वेश्चन एकदम बनेगा तो दोनों मारिएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ हम निकालेंगे बेयर एक्ट से ही निकालेंगे। देखिए एकदम शब्द साहब, कोई भी बैरिस्टर, अटार्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षकार की, कक्षकार न समझ में आए तो क्लाइंट या मुवक्किल लिख लेना है, अपने कक्षकार की अभिव्यक्ति सम्मत के सिवाय। इसका मतलब कि पहले अपवाद ही दे दिया कि आपका अगर कोई कक्षकार है, वकील साहब को कोई संसूचना दिया है और अगर कक्षकार या क्लाइंट रजामंद हो जाए तो वकील साहब उस संसूचना को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कौन रजामंद हो जाए? क्लाइंट। यानी कि अभियुक्त अगर रजामंद हो जाए कि हमने वकील साहब को क्या बताया था, वकील साहब प्रकट कर सकते हैं, तब प्रकट हो सकती है। माने आपका अभिव्यक्ति सम्मत, यानी कि अभिव्यक्ति सम्मत भी सतर्क रहना, विवक्षित नहीं काम करेगी। अभिव्यक्ति का मतलब या तो अभियुक्त लिख कर दे या मौखिक वकील साहब से कहे कि हमने आपको क्या बताया, जाकर क्या करिए, प्रकट करिए। देखिए सब के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटार्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में दिया। नियोजन के अनुक्रम में का मतलब ये हुआ कि एक अभियुक्त है, वकील साहब के यहाँ गया और कहा कि हमारा केस लड़िए, हमने ये गलत काम किया है, आप हमें बताइए। तो भले वकील साहब उसका केस लड़े या न लड़े, दोनों दशाओं में ये संसूचना प्रकटन से क्या रहेगी? संरक्षित। माने भले वकील बने न बने वो अलग बात है, लेकिन जाकर संसूचना दिया है तो वो संसूचना प्रकटन से क्या रहेगी? संरक्षित। नियोजन के अनुक्रम में गया था वकील करने, नहीं पटा, पैसा वैसा में जो भी। अगला शब्द देखिए, या के प्रयोजनार्थ, यानी कि नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के प्रयोजनार्थ। जो ये प्रयोजनार्थ शब्द हैं, यानी कि उद्देश्य के लिए, ये सबसे सटीक है कि गया था वकील साहब के पास अपना केस लड़वाने के लिए और वकील साहब से सारी बातें बताया, लेकिन वकील साहब ने उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया, तब भी ओपन नहीं होगा, और वकील रख लिया तब भी ओपन नहीं होगा। याद रखिए, दोनों मैं बता रहा हूँ। उसके कक्षकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो, यानी कि वकील साहब को किसकी ओर से संसूचना दी गई हो, या तो क्लाइंट की ओर से या क्लाइंट की ओर से, या तो क्लाइंट द्वारा डायरेक्ट दे या क्लाइंट के घर वाले आकर और वकील साहब को क्या दिए हैं? जानकारी, अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है। यानी कि क्लाइंट कोई दस्तावेज दिया, कागज दिया वकील साहब को
और उस कागज़ से वकील साहब क्या हो गए परिचित, तो उस कागज़ में क्या लिखा था वकील साहब प्रकट नहीं करेंगे। अगला देखिए, अंतर्वस्तु माने दस्तावेज की अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है। यही शब्द पकड़ना है और इसी को और अच्छे से जानना है। टेक्निकल क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट ने वकील साहब को जो बातें बताई वो भी प्रकट नहीं होगी और वकील साहब ने कक्षीकार को जो भी सलाह दी क्या वह सलाह प्रकट की जाएगी कि नहीं? नहीं। तो किसकी संसूचनाओं को संरक्षित किया गया है? क्लाइंट द्वारा अधिवक्ता को दी गई संसूचना या अधिवक्ता द्वारा क्लाइंट को दी गई संसूचना की? दोनों। बताइए क्या मार्क कराएंगे? दोनों। ये जो शब्द है यह स्पष्ट बताता है कि अधिवक्ता ने क्लाइंट को क्या जानकारी दी ये भी प्रकट नहीं की जा सकती। कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ये पूछा जाता है कि विवश नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि दोनों? तो क्या लिखा गया है? अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, यानी कि क्लाइंट या वकील साहब को परमिशन ही कोर्ट नहीं देगा। लेकिन कब परमिशन दिया जा सकता है? जब क्लाइंट क्या हो जाए, कैसी सम्मति दे दे? अभिव्यक्त की विवक्षित? अभिव्यक्त। परंतु यानी कि दो परंतुक हैं और अगर मामला परंतुक में आ जाता है तो ये बातें प्रकट की जा सकती है। देखिए पहला परंतुक, परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित बात की प्रकटीकरण से संरक्षण न देगी, यानी कि निम्नलिखित बातें प्रकट की जा सकेंगी। कौन कौन सी बातें हैं? किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई संसूचना, यानी कि अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में दी गई संसूचना। तो एक उदाहरण दे दिया जाए, एक क्लाइंट है, वकील साहब के पास आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ जाली वसीयतनामा बनवाने और जब मैं आऊँगा तो आप मेरा केस क्या करिएगा? लड़िएगा। तो ये अपराध करने के बाद नहीं आया, अपराध करने के पहले। तो बताइए ये संसूचना प्रकट हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति हैं, वकील साहब के पास आया और ये कहा कि मैं जा रहा हूँ बी की हत्या करने और जब मैं हत्या करके आऊँगा तो आप हमें क्या करिएगा? बचा लीजिएगा। तो बताइए ये संसूचना अवैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी गई है, अतः वकील साहब प्रकट कर सकते हैं कि ये तो हमसे कहा था कि हम जा रहे हैं क्या करने? मर्डर। लेकिन मर्डर करके आ गया, कह रहा है कि बचाइए, वो संसूचना प्रकट नहीं की जाएगी। अगला देखिए, ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध किया गया है या फ्रॉड किया गया है। इसका मतलब कि भाई एक अपराध करके आया था, वकील साहब को रखा और वकील साहब को जब रख लिया तो दूसरा अपराध कर दिया, तो दूसरे अपराध की संसूचना को वकील साहब प्रकट कर सकते हैं। लेकिन तब प्रकट नहीं कर सकते जब दूसरे अपराध में भी किसको वकील रख ले? उन्हीं को, तब नहीं। और दूसरा आपका है फ्रॉड कर दिया, नियोजन के बाद क्या कर दिया? फ्रॉड। यानी कि वकील साहब के यहाँ गया और कहा कि बी हमारा 500 रुपया लिया है, आप जीत कर दिलवाइए। और जब मुकदमा वकील साहब लड़ने लगे तो 500 की जगह कितना रकम आ गई बाद में? 5 लाख या 50,000। यानी कि बाद में आपका पक्षकार ने क्या कर दिया? कक्षीकार ने कपट।
तो प्रकट किया जा सकता है कि नहीं, ये बात कपट वाली की जा सकती है। यह देखिए, यह तत्वहीन है कि ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके क्लाइंट द्वारा या उसकी ओर से आकर्षित किया गया था कि नहीं, भले क्लाइंट न बताए। अगर वकील साहब खुद भी जान ले कि 500 रुपया आया था तो लिखा था, अब तो ये 50,000 हो गया, तो खुद ही साक्ष्य दे देंगे कि ये क्या किया है, फ्रॉड। देखिए, यहाँ से आपका दृष्टांत पूछा जाता है और दृष्टांत पकड़ने का प्रयास करिए और सिद्धांत अब जान लिए हैं, दृष्टांत आप बताइए। कक्षीकार का अटॉर्नी ख से कहता है कि मैंने कूट रचना की है, मैंने जाली दस्तावेज या वसीयत बना दिया है और हमारा आप बचाव करिए। तो बताइए, अपराध करने के बाद संसूचना दिया कि पहले बाद, तो प्रकटन से संरक्षित रहेगी, प्रकटन से क्या रहेगी। दूसरा देखिए भाई, कक्षीकार का अटॉर्नी ख से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूं, और जब मैं कब्जा कर लूंगा फर्जी दस्तावेज के आधार पर, तो आप हमें क्या करिएगा, बचाओ। तो बताइए, ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहला परंतु का ये किसके लिए संसूचना दी गई है? अवैध उद्देश्य के क्या अग्रसर। भाई पॉइंट पकड़ते रहिए, किस में आएगा। तीसरा दृष्टांत देखिए, क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अटॉर्नी ख को प्रतिधारित करता है, यानी कि इसका मतलब वही 500 का कितना बना दिया, 5,000 या 5 लाख, तो ओपन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका रखने के बाद वकील साहब को क्या किया है, कपट कर दिया है, यानी कि रकम में हेरा फेरी किया है। तो उसको रकम नहीं लिखी गई है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ रकम। आइए 127 अभी बताया गया, सिद्धांत लिख लीजिए। जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। सिद्धांत लिख लीजिए, नोट्स में देखिए हो ना हो। जो कार्य प्रत्यक्ष लिख लीजिए भाई, सिद्धांत अलग से 127 बेयरएक्ट पर भी लिख सकते हैं, इधर से बेयरएक्ट ज़्यादा चलना है। जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कार्य आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्ट करने की भी कानून इजाज़त नहीं देता। लिख लिए, इसको शॉर्टकट में लिखिए। ऐसा सिद्धांत एक और धारा में है और वह धारा आपका 26 में है। लिखिए, यह सिद्धांत पूछ सकता है भाई, और यह सिद्धांत कहाँ दिया गया है, और भी तो आपका लिख लीजिए धारा 26, एविडेंस की धारा 26 में भी ये सिद्धांत है कि जो कार्य डायरेक्ट नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्ट रूप से भी करने की इजाज़त कानून नहीं देगा। सतर्क रहिएगा, इसी पर ऐड कर लेना है धारा 26। अगला देखिए भाई, आपका धारा 127 देखिए, धारा 126 दुभाषियों आदि पर लागू होगी, यानी कि धारा 126 के ऊपर दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटॉर्नियों और वकीलों के लिपिकों और सेवकों को भी लागू होगी। तो बताया ही जा चुका है, इसमें बताना नहीं है। 128 आइए, 128 आप छोड़ दीजिए, 129 बनता है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। अर्थात अब बताइए आप लोग, अगर राज्य सरकार कोई सलाह लेनी चाहती है तो किससे लेती है, राज्यपाल लेना चाहता है तो किससे लेना चाहता है, तो राज्य का सबसे बड़ा अधिवक्ता कौन होता है, आपका महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को लेटर लिखा, इस विषय में हमें क्या दीजिए, सलाह। या भारत सरकार या राष्ट्रपति कोई सलाह लेना चाहता है तो किससे लेता है विधिक सलाह, बताइए, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किससे लेती है?
हाँ, महान्यायवादी और राज्य सरकार महाधिवक्ता संविधान में पढ़ाया जाएगा। तो क्या ये सलाहें ओपन की जाएंगी कि महाधिवक्ता ने क्या सलाह दिया? नहीं। तो आपका प्रकट विवश किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। स्वेच्छा से आकर आप कहिए क्या हमने सलाह दिया, लेकिन विवश नहीं किया जा सकता। तो विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं प्रकटन से संरक्षित हैं, इनको विवश नहीं किया जा सकता कि क्या सलाह महाधिवक्ता या महान्यायवादी ने दिया। याद रखिए, पत्र को पत्र रहने दीजिए, कोर्ट में न घसीटिए। अगला देखिए 129, बस इतना याद रखना है, विधि सलाहकारों से विवश नहीं किया जाएगा, बस अंडरलाइन। 130, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेख का पेश किया जाना। ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है कि अगर कोई साक्षी पक्षकार नहीं है तो क्या उसके पास अगर कोई हक विलेख है तो वह पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बनता है भाई, यहाँ से आपका क्वेश्चन फिर बनता है, यहाँ डायरेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। एक उदाहरण बना दिया जाए, ये एक व्यक्ति है और यह साक्ष्य गवाही देने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया। तो बताइए, अगर ए के पास कोई दस्तावेज है तो क्या माने दस्तावेज हैं, तो जब गवाही देने के लिए बुलाया गया है न कि दस्तावेज पेश करने के लिए, तो ए के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वह पेश करने से क्या कर सकता है? इनकार। और कह सकता है कि हम केवल किसके लिए बुलाए गए हैं? बयान देने के लिए, न कि न्यायालय ने हमें किसके लिए बुलाया है? दस्तावेज पेश करने के लिए। तो कौन सी धारा है? 130। अब बेरक की भाषा देखिए, तब जो एक दो पॉइंट बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका इसमें कुछ अपवाद हैं। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेख को या किसी ऐसे दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लेकिन कब विवश किया जाएगा? जब वह लिखित में करार कर लिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति से लिखित में करार किया हो कि हम क्या करेंगे, इसे कोर्ट में इस दस्तावेज को पेश। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई गवाही के लिए बुलाया गया है तो वह गवाही देगा, न कि दस्तावेज पेश करने के लिए विवश किया जाएगा। एक लाइन में कम चांस रहता है। 131 आपका प्रतिस्थापित धारा है सन 2000 में। तो कल ही लिखवा, फिर एक बार देखिए, कल मैं लिखवाया था 119 में। 39 और 131 सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई और 119 और 114 ये सन 2013। अब कब से लागू हुई डेट याद रखना, यूपीएपीओ बना है। सन 2000 का प्रतिस्थापन 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ और 2013 का संशोधन 3 फरवरी, रट कर आइए, किस फरवरी को? 3 फरवरी 2013। तो ये भी नहीं पूछी जाती। इसके बाद आपका 132 से क्वेश्चन बनता है। 132 से क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में भी और प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं। यानी कि अच्छे से याद रखना। 132 उल्टा दिया गया है, इसको सीधा उल्टा भी पूछा भी जाता है। झारखंड इत्यादि बिहार आपका नकारात्मक पूछा गया है, सतर्क रहना। देखिए, पहला आपका नियम बनाना है कंपेल्ड विटनेस। कंपेल्ड विटनेस इंग्लिश में कहा जाता है, उसको लिख लीजिए। तो कंपेल्ड विटनेस मतलब विश्वसनीय साक्षी। विश्वसनीय नहीं भाई, विश्वसनीय न लिखिएगा, विश्वसनीय।
विवसनीय, विवसनीय साक्षी, या इसको दूसरी भाषा में लिखिए बाध्य किया हुआ साक्षी। विवसनीय साक्षी, दूसरी भाषा में लिखिए बाध्य किया हुआ साक्षी या मजबूर किया हुआ साक्षी। लिखिए तीसरी भाषा में बाध्य किया हुआ साक्षी या मजबूर किया हुआ साक्षी। इसका मतलब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये बनता है कंपेल्ड विटनेस, या साक्षी को बाध्य किया जाए कि वह बोले। ये कहाँ कहाँ एविडेंस में है? तो 3 धाराएं जरूर याद रखिए। लिखिए विवसनीय साक्षी या कंपेल्ड विटनेस 132 में है, 147 में, 165 में। न्यायालय बाध्य करेगा कि आप बोलिए, मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अगर मौन रह जाते हैं तो सजा भी दे देगा, याद रखिए। तो कौन कौन सी धारा, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, ये सेक्शन गलत ना हो। 132, 147 और 165 में गवाह को बाध्य करता है न्यायालय कि तुम अपने मुख से बोलो। अगर मौन रह जाता है तो आपका दंड का भागी होगा गवाह, और इसको सीआरपीसी की धारा 349 से जोड़ लेना है। यानी कि सीआरपीसी की किस धारा से? 349। अगर कोई गवाह आया है और बोल नहीं रहा है, यानी कि मौन धारण किया है, तो क्रिमिनल कोर्ट 7 दिन का दंड दे सकता है कि लो दंड भोगो। बोलो, चाहे गलत बोलो, झूठ बोलो, सत्य बोलो, उससे क्या मतलब है भाई। बैठिए भाई, चाहे कुछ भी बोलो, बोलो तो। लेकिन अब समस्या देखिए क्या आई। जैसे कि आपका तमाम लोग बोलते ही नहीं है, तो जब बोलेंगे तभी तो भटक खुलेगा इंटरव्यू में बोलने का, या अचानक थोड़े खुल जाएगा। और यही यूपी एपीओ में 17 सीट में हुआ भाई। जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे 14-15 लोग कोचिंग से, पुराने नहीं मिला के, सबको लगातार कहा जा रहा है कि डरिए ना। अगर वहाँ डर कर इंटरव्यू बोर्ड में गए तो मान के चलिए कि ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो 2-4 डर गए, कुछ लोग डर गए तो मर गए, और क्या। डरना क्या है भाई, होगा होगा, नहीं होगा। अब भाई 2-3 लड़के और एक लड़की प्रिया श्रीवास्तव जी थी कि हम लगातार कह रहे थे कि डरिए ना, आप झांसी की रानी हैं। उनका नाम हम ही ने दिया था, झांसी की रानी, और आज पूरा सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो गई है झांसी की रानी। तो झांसी का रानी हम ही ने कहा था भाई, बहुत तेज तरार थी। तो हमने ही कहा था कि डरिए ना, डरेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करिए कि जो भी आए बताइए, होगा होगा, नहीं होगा, और क्या होगा भाई, आगे हम देखेंगे। तो नहीं डरी जरा भी, और जाके सब कुछ बता दी, यानी कि जितना पूछा गया, और हो भी गया। देखिए आगे भाई आपका, तो बस ये जानना है 132 में फिर एक बार आइए। अगर आपका नियम बनाइए, एक लाइन और, मान लीजिए कि गवाह को कानून विवश करता है कि तुम बोलो, तो जब गवाह बोलता है तो कानून का भी कर्तव्य है कि गवाह को संरक्षा दे, सुरक्षा दे, और कानून गवाह को सुरक्षा देता है आपका। अगर गवाह ऐसा कुछ बोलता है कि वह अपराध में फंस जाएगा, तो कानून कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। अगर गवाह बोलता है कि उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो कानून कहता है कि बोलो, कोई जब्ती नहीं होगी। और ये है कि बोलता है तो सेंक्शन लग जाएगा, जुर्माना, तो कानून कहता है कि कोई जुर्माना नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन एक लेकिन लगा है, झूठ बोले कौवा काटे, सुने ना, तो काला कौवा काट लेगा। तो झूठ बोले कौवा काटे, यानी कि मिथ्या साक्ष्य न दे। अगर फॉल्स एविडेंस देता है तो बस उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो सकती है, मिथ्या साक्ष्य देने की। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। 3 पूरा तो बता ही दिया गया, अब बचा ही क्या इसमें। क्वेश्चन का मॉडल देखिए,
किन आधारों पर आपका किसी गवाह को माने विवश किया जा सकता है कि वह बोले। अब देखिए पहला आधार, उसे अगर वह बोलेगा या गवाही देगा तो स्वयं अपराध में फंस जाएगा। तो आप लोग बताइए, क्या उसे विवश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? विवश किया जाएगा। लेकिन अगर वह कुछ बोलता है जिससे कि उसके ऊपर क्या हो सकता है, मुकदमा, तो कानून 132 कहता है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। क्या इस आधार पर उसे बचाव है कि उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी? नहीं। क्या इस आधार पर बचाव है कि उसके खिलाफ कोई सेंक्शन लग जाएगा? नहीं, कोई बचाव नहीं है, उसे बोलना ही होगा। लेकिन फिर यही याद रखिए, गलत होता है क्वेश्चन। लेकिन अगर वह बोलता है तो उसके खिलाफ ये सब कार्यवाही की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, कैसा बात बोल दे? झूठी। तब कौन झूठी बात बोल दे तो आपका सतर्क रहना है कि कैसा मुकदमा अब चल सकता है? मिथ्या साक्ष्य देने का। तो भाई देखिए, घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा पकड़ने का घर पर भी प्रयास करिए, बहुत घुमावदार आता है क्वेश्चन। 133 देखिए, 133 आगे पढ़ा जाएगा, अभी छोड़ दीजिए, आपका कुछ आगे बढ़ा जाए भाई। 30 के साथ सअभियुक्त के साथ हम पढ़ाएंगे। 133 पढ़ाया जाएगा अलग से लास्ट में। 134 आइए, जो भी कारण हो यूपी एपीओ ने भी बनाया और यूपी जे में भी आया और बिहार एपीओ में भी पूरा चांस है। जैसे कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी, कहा जाता है ना, तो उसी आधार पर याद रखिएगा आपका। देखिए पहले सिद्धांत देखिए जो यूपी में बना। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है? तो 134 ये कहती है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो पहला मॉडल इसी पर एक बेरट समाप्त हो गया। मॉडल 4-5 देखिए, किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षी होने चाहिए? दे देगा 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन देगा कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो पहली वरीयता किसको मारेंगे? बेयरेट की भाषा को। और क्या मारेंगे? कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित। ये रट कर जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन यूपी का देखिए मॉडल। साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, न कि उनकी गणना की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गवाह थे, 100 मुकर गए, पक्षद्रोही हो गए, होस्टाइल हो गए, और एक ही किसी मामले में गवाह था और वह गवाह पूरी तरह क्या रहा? कायम रहा अपनी बात पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 गवाह 200 से मतलब नहीं है। साक्ष्यों की गुरुता की जाती है, ग्रेविटी, गंभीरता, न कि संख्या। 100 रहे मुकर गए, क्या मतलब? लेकिन एक ही रहा और मुकरा नहीं, पूरी तरह गवाही दिया, तो उतना ही पर्याप्त है। तो किस धारा में सिद्धांत है कि साक्ष्यों की गुरुता आंकी जाती है, उनकी संख्या नहीं देखी जाती? तो कौन सी धारा? 134। तीसरा सिद्धांत आपका, साक्ष्यों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। यानी कि तराजू पर तौला जाता, 1, 2, 3 नहीं गिना जाता। तो ये किस धारा का सिद्धांत है? 134। तो यूपी जे में भी ये सिद्धांत बना, यूपी एपीओ में भी इस बार बना था, और बिहार में चांस है बनने का। सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। और अगर पूछे कि कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, तो बेयरेट की भाषा कवर करिएगा कि कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही गवाह है और वही पर्याप्त है, 2-4 गवाहों की कोई आवश्यकता किसी मामले को साबित करने के लिए आवश्यक, इसका मतलब। लेकिन पहली वरीयता मैं फिर बता दूं, 1-2 ना मार दीजिएगा। पहली वरीयता क्या देखेंगे आप? कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं।
ये क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, याद रखिए। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, उनकी गिनती नहीं की जाती, ये 134 में है। और साक्षियों को तौला जाता है, न कि गिना जाता है, ये भी सिद्धांत 134 में ही है। भाई गलत ना हो, 3 बार बताया गया। ये गलती ज़्यादा लोग कर आते हैं, 1-2 ना मार दीजिएगा। अब आइए अध्याय 10 देखा जाए, साक्षियों की परीक्षा के विषय में। ये अध्याय और तेजी से आगे बढ़ता है, 135 से लेकर 166, यानी कि अब धीरे धीरे हम लोग नज़दीक आ रहे हैं। थोड़ा बहुत बचेगा तो 3-4 दिन में निपटा देना है एविडेंस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई आपका संविधान लगाना जरूरी है। 1 माह कम से कम संविधान चले स्पीड में थोड़ा, क्योंकि संविधान देखिए, इधर आपका जो लोग पढ़े हैं वो कर ले जाएंगे, लेकिन संविधान में बिहार ऐसा क्वेश्चन बना रहा है, जे का हालत देखते हुए बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए हैं। तो संविधान पढ़ाना जरूरी है ज़्यादा। आपका एविडेंस तो भाई न भी कुछ कम भी पढ़ाया जाए तब भी लोग कर ले जाएंगे, इतना पढ़े हैं। देखिए आपका साक्षियों की परीक्षा के विषय में, तो पहले परीक्षा का उदाहरण दिलवा दिया जाए और इसी पर कंसेप्ट बना लीजिए ताकि बेर की भाषा आसान रहे। जैसे कि आपकी परीक्षा होती है तो अपनी परीक्षा बना लीजिए, प्री होता है, इसके बाद क्या होता है, मेंस होता है, इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू, और एक परीक्षा लास्ट में होती है कोर्ट में। यानी कि कौन सी परीक्षा, कितने चरण हो गए अब, 4, यानी कि प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपका लपेटा जाता है आयोगों को, कहाँ, कोर्ट में, और कोर्ट से ही आपका आगे काम बढ़ जाता है। उसी प्रकार अब आइए किसी गवाह को पेश करवाइए। एकदम शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ गवाह कैसे। पहले पक्षकार बना लिया जाए भाई, ए और बी आपस में मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक। अब तत्पश्चात आपका ए बी, जब ए वादी बना दिया जाए और बी को हम क्या बना देते हैं, प्रतिवादी। एक उदाहरण से सभी परीक्षा आप याद रखिएगा, और ताकि गलत न हो, उसके बाद सेक्शन वाइज आसान रहेगा। ए अपनी ओर से एक गवाह सी को पेश करता है, तो सबसे पहले ये नियम याद रखिए कि ये लिखा जाता है कि कौन पक्षकार गवाह ये पेश किया है। तो आप लोग बताइए किसने पेश किया है गवाह को, ए ने कि बी ने? ए ने। जब गवाह न्यायालय में आता है, साक्षी आता है, तो पहले उसका नाम, पता, आयु, निवास इत्यादि लिखा जाता है। धर्म भी लिखा जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार उसको सीता, गीता और बाइबिल, कुरान की क्या दिलवाई जाएगी, सीता की नहीं भाई। देखिए आपका कुरान की, बाइबिल की और गीता की क्या दिलवाई जाएगी, सीता ना कह दीजिएगा। किसकी शपथ दिलवाई जाती है? कि हाँ सही बता रहे हैं भाई, देखिए नए लोग भी बताने लगे। गीता पर रख कर हाथ कसम खाओ, क्या कसम खाओ, कि जो भी बोलूँगा, क्या बोलूँगा, सत्य, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर झूठ बोलूँगा तो कहाँ जाऊँगा? हाँ, नरक में। सही बताएं भाई। देखिए उसको भाई मुस्लिम विद में क्या कहते हैं, वो जहन्नुम, जन्नत नहीं ना, हाँ जहन्नुम, जाऊँगा जहन्नुम में, और इंग्लिश में हेल में, हेल में ना, हाँ हेल में जाऊँगा। तो तीनों याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, गवाह को आगे बढ़ाया जाए। अब आपका पेश हो गया, ए सी गवाह के रूप में पेश हुआ, नाम और पता, शपथ दिलवा दी गई, लिखा गया कि कौन पेश किया, तो ए पेश किया। कौन पेश किया है? अब इस गवाह की परीक्षा होगी, जैसे आप लोगों की परीक्षा होती है, तो परीक्षा का क्रम जरूर याद रखिए। जो पक्षकार गवाह को बुलाया रहता है, पहला उसका अधिकार है गवाह की परीक्षा का, गवाह से पूछताछ करने का।
तो बताइए अब आप लोग उदाहरण में, इस उदाहरण में कौन बुलाया है सी को? ए। तो पहला परीक्षा करने का हक किसको होगा? ए को। तो जो ए द्वारा सी की परीक्षा की जाएगी ये पहली परीक्षा होगी और कानूनन इस परीक्षा का आपकी परीक्षा में प्री नाम दिया जाता है। तो कानूनी भाषा में एग्जामिनेशन इन चीफ या मुख्य परीक्षा। कौन परीक्षा? तो बताइए, तो मुख्य परीक्षा कौन करता है? जो गवाह को बुलाता है, विरोधी पक्षकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, पहले कौन सी परीक्षा होगी? तो मुख्य परीक्षा की परिभाषा, अभी धारा न देखिए, धारा आगे बताया जाएगा भाई, क्योंकि सेक्शन में फंस जाएगा मामला नए लोगों का। अभी पहले दिमाग में बैठा लीजिए सारी पर। जब ए पूछताछ कर लिया तो अब किसको अधिकार होगा? बी को। यानी कि अब बी किससे पूछताछ करेगा? सी से। और आपका तो इस परीक्षा को क्रॉस एग्जामिनेशन या उर्दू में जीरह और शुद्ध बेरक की भाषा में प्रति परीक्षा कहा जाता है। यानी कि इस परीक्षा को क्या कहा जाता है? प्रति परीक्षा। सबसे महत्वपूर्ण होती है, सत्य और झूठ बोल रहा है गवाह की, सत्य इसी से आपका खोजा जाता है। तो बताइए, प्रति परीक्षा क्रम से चौथे नंबर पर है। दूसरे, प्रति परीक्षा किसके बाद होती है? हाँ, मुख्य परीक्षा। प्रति परीक्षा कौन करता है? जो गवाह को बुलाता है कि विपक्षी? विपक्षी। बस याद हो गया। एक क्रम भी पूछा जाता है, बार काउंसिल में पूछा गया, पहले कौन सी परीक्षा? मुख्य, फिर कौन सी परीक्षा? प्रति। यानी कि प्रति परीक्षा को जीरह कहते हैं। देखिए अब आगे, अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए, जो सी गवाह है, अब फिर ए का नंबर आएगा और ए आपका सी से फिर पूछताछ करेगा तीसरे क्रम पर। इसको कहते हैं री एग्जामिनेशन या पुनः परीक्षा। क्या कहते हैं? तो बताइए, पुनः परीक्षा किसके बाद हुई? प्रति परीक्षा के बाद। पुनः परीक्षा किस पक्षकार द्वारा की गई? जो पहले गवाह को क्या किया था? बुलाया था। और पुनः परीक्षा आपका क्रम में चौथे नंबर पर है? तीसरे। और पुनः परीक्षा के बाद फिर देखिए, बी को हक होगा और किससे पूछताछ करने का? सी से। और सी से जो वह पूछताछ करेगा उसे अतिरिक्त प्रति परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा कहा जाएगा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा कही जाएगी। और ये किसके द्वारा की जाती है? विरोधी पक्षकार द्वारा। तो अब 4-5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए यही, आपका बिना धारावाहिक, जो बार काउंसिल और तमाम जगह बनता है। परीक्षाओं का कौन सा क्रम सही है, ये पूछा जाता है। तो पहले कौन सी परीक्षा? मुख्य, फिर कौन? प्रति, फिर कौन? पुनः, और फिर अतिरिक्त प्रति। ये क्रम याद रखना है। जो पक्षकार गवाह को बुलाता है, तो इस उदाहरण को पकड़े रहिए, कौन पक्षकार? ए। वह उस गवाह से कौन कौन सी परीक्षा करता है? तो ए ने कौन कौन सी परीक्षा की है? मुख्य परीक्षा और कौन? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। विरोधी पक्षकार नहीं, पुनः परीक्षा भाई, हाँ पुनः परीक्षा। विरोधी पक्षकार द्वारा गवाह से कौन सी परीक्षा की जाती है? तो विरोधी पक्षकार बी रहा, तो बी द्वारा कौन सी 2 परीक्षाएं की गई है गवाह से? प्रति परीक्षा और दूसरा अतिरिक्त परीक्षा। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़िए, अब आपका परीक्षाओं के बारे में जो नियम है, अब बेरक की भाषा से शुरू किया जाए। आपका इतना पर्याप्त है समझाना। देखिए, आपका 135 से शुरू किया जाए। साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, यानी कि कौन पहले अपने गवाह पेश करेगा और गवाहों से कौन पहले माने पूछताछ करेगा, उनका एग्जामिनेशन करेगा, परीक्षा करेगा। इसके लिए एविडेंस की धारा 135। देखिए 135,
साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया के तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा निर्धारित होगी। तो बताइए सीपीसी में बताइए सबसे पहले गवाह कौन अपना पेश करेगा, वादी की प्रतिवादी? वादी। आपराधिक मामलों में सबसे पहले कौन करेगा, अभियोजन की अभियुक्त? अभियोजन। ये कहाँ दिया है? सीआरपीसी में। और कहीं कोई उल्लेख न हो तो कौन गवाह पहले पेश करेगा और कौन परीक्षा करेगा, ये किसके विवेक पर चला जाता है? न्यायालय। बस समाप्त हो गया 135। 136 से क्वेश्चन बनता है, न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में निश्चय करेगा। यानी कि आपका साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में आपका प्रावधान किस धारा में है, स्वीकारता के बारे में खूब क्वेश्चन बनता है। साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम किस धारा में है? 136 में। साक्ष्य ग्राह्य किया जाए कि न किया जाए, स्वीकार किया जाए कि न किया जाए, ये किसके विवेक पर है? न्यायालय के। दो ही क्वेश्चन बस याद रखना है। ग्राह्यता कहाँ दी गई है? 136। किसके विवेक पर? न्यायालय। बस 2 लाइन याद रखेंगे तो काम यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 137 आ जाइए अब। आपका 137 और 138 से खूब क्वेश्चन बनता है भाई, गलत ना हो, बैरक पर ही लिख लीजिए। परीक्षाओं की परिभाषा कहाँ दी गई है? पहला क्वेश्चन। तो परीक्षाओं की परिभाषा 137 में दी गई है। खूब गलत होता है ये। परीक्षाओं का क्रम कहाँ दिया गया है? 138। पहला क्वेश्चन तो यही लोग गलत करके आते हैं। फिर एक बार समझिए, एग्जामिनेशन का परिभाषा और कौन करेगा, ये दोनों दिया गया है भाई, ये भी लिख लीजिए अलग से। तो परीक्षाओं की परिभाषा और वह परीक्षा कौन करेगा, ये 137 में दोनों बातें, परीक्षाओं की परिभाषाएं और कौन परीक्षा करेगा, ये कहाँ दिया गया है? 137। बहुत गलत होता है लोगों द्वारा। 137 परीक्षा का क्रम कहाँ दिया गया है? तो 138। तो क्रम हम बता ही दिए हैं। परीक्षा का क्रम कहाँ किस धारा से गवर्न कराएंगे? 138। अब उदाहरण पकड़े रहिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसी उदाहरण पर पूरा चल जाएगा। यानी कि आपका 10-15 धाराएं तो इसी उदाहरण पर निकल जाएंगे। देखिए 137 बैरक देखिए, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। तो मुख्य परीक्षा कब कहलाएगी? तो जो पक्षकार साक्षी को बुलाया है वह उस साक्षी की परीक्षा करेगा, उससे पूछताछ करेगा। तो वह परीक्षा कौन सी परीक्षा कहलाएगी? एग्जामिनेशन इन चीफ या मुख्य परीक्षा। तो बताइए, मुख्य लिखवा गया ना बोर्ड पर आपका कि मुख्य परीक्षा भी बताया गया। दूसरा देखिए, किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा, परीक्षा तो मैं लिखा हूँ कि विपक्षी या विरोधी पक्षकार द्वारा की गई परीक्षा कौन सी परीक्षा कहलाएगी? जिरह या परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी उदाहरण बताऊंगा मैं। अगला देखिए, पुनः परीक्षा, किसी साक्षी की परीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी, री एग्जामिनेशन कहलाएगा। तो पुनः परीक्षा कौन करता है? प्रतिपक्षी या विपक्षी करता है कि जो उसे पहले बुलाया था। बताइए, जो उसे पहले। देखिए परीक्षाओं की परिभाषा भी दी गई है और ये परीक्षाएं कौन करेगा ये भी बताया गया है
कि जो बुलाया है वो करेगा कि विपक्षी करेगा। तो दोनों सतर्क रहिएगा, परिभाषा और कौन इन परीक्षाओं को करेगा। अब अगला नियम आइए 138। 138 में परीक्षाओं का क्या दिया गया है, क्रम दिया गया है। तो बता, पहले क्रम फिर एक बार तैयार रखिए, रटिए। पहले कौन सी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, फिर कौन, पुनः परीक्षा, फिर कौन सी, अतिरिक्त। अब देखिए सही रहेगा क्रम भाई, आपका डायरेक्ट अब आसान हो जाएगा। उदाहरण से देखिए, साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि गवाहों से पहले कौन सी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। अब कौन करेगा 137 में मैं बता दिया हूँ, ये नहीं कि नहीं बताया गया है। तत्पश्चात यानी कि मुख्य परीक्षा के पश्चात यदि प्रतिपक्षी चाहें तो, यानी कि अगर विरोधी पक्षकार चाहें तो आपका प्रतिपरीक्षा होगी, यानी कि मुख्य परीक्षा आवश्यक है, प्रतिपरीक्षा आवश्यक नहीं है। प्रतिपरीक्षा तभी होगी जब विरोधी पक्षकार ऐसा क्या करता है, चाहता है। अगर विरोधी पक्षकार ये कहे कि जाओ इस गवाह की हम क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह नहीं करेंगे, तो जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन याद रखिए, कब प्रति परीक्षा होगी, जब विरोधी पक्षकार चाहे कि न चाहे। स्पष्ट लिखा गया, अपने मन से नहीं बताया जा रहा। अगला देखिए, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी, यानी कि क्रम मैं बता ही चुका हूँ कि उदाहरण में ए अगर चाहता है तो प्रति परीक्षा के बाद कौन सी परीक्षा कर सकता है, पुनः। आगे देखिए आपका 138 में अभी परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार सतर्क रहिए। मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा जो होगी उसमें उचित बातें अर्थात रिलेवेंट बातें अर्थात सुसंगत बातें ही पूछी जाएंगी, विसंगत नहीं। लेकिन अब ये पूछा जाता है कि दायरा किसका विस्तृत है, तो दायरा विस्तृत के लिए कंसेप्ट बनाइए। तो अब आप लोग खुद बताइएगा। बेयर एक्ट ये कहता है कि जो बातें मुख्य परीक्षा में पूछी गई है यह आवश्यक नहीं है कि प्रति परीक्षा केवल उन्हीं बातों के बारे में हो। प्रति परीक्षा उन बातों के भी बारे में हो सकती हैं जिनका उल्लेख मुख्य परीक्षा में नहीं किया गया था। लेकिन दोनों परीक्षाओं में फालतू बातें नहीं, बल्कि केवल और केवल उचित मतलब कि सुसंगत, उचित मतलब सुसंगत, लीगल में सुसंगत बातें ही पूछी जानी चाहिए। तो आप लोग इतना बताने के बाद आप लोग खुद बताइए कि मुख्य परीक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो गया कि प्रति परीक्षा किसका हो गया, क्यों? क्योंकि जो बातें मुख्य परीक्षा में गवाह ने बताई हैं प्रति परीक्षा में यह आवश्यक नहीं है कि उन्हीं बातों के बारे में प्रश्न पूछा जाए। प्रति परीक्षा में एक्स्ट्रा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उचित हो कि अनुचित, उचित मतलब क्या हो, सुसंगत। तो दायरा किसका बड़ा हो गया, प्रति परीक्षा का। इस कंसेप्ट निकाला गया। अगला शब्द देखिए, पुनः परीक्षा की दशा में। तो बताइए पुनः परीक्षा किस परीक्षा के बाद होती है, प्रति परीक्षा के बाद। कौन करता है, जो बुलाया रहता है कि प्रतिपक्षी? हाँ, जो बुलाया रहता है, तब सही रहेगा। देखिए, पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति
उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हैं। यानी कि प्रति परीक्षा में जो नई बातें न्यायालय के सामने गवाह ने रखी हैं उसको स्पष्ट करने के लिए जो गवाह को बुलाया था वह कौन सी गवाह की परीक्षा करेगा? पुनः परीक्षा। तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो न्यायालय की अनुज्ञा से, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकेगा। सिद्धांत बनाइए भाई। अब देखिए आपका फिर एक बार उदाहरण इसको देखिए, क्योंकि कठिन है थोड़ा आपका जरूर, लेकिन एक उदाहरण देखिए और उस उदाहरण के बाद हम फिर एक बार बैरेक पर आते हैं। अब देखिए, मुख्य परीक्षा ए ने मुख्य परीक्षा के लिए सी गवाह को बुलाया, तो ए ये प्रयास करेगा कि गवाह हमारे फेवर में जितनी बातें कह सकता है कहे। यही तो प्रयास करेगा कि हमारे पक्ष में हमने पेश किया है तो हमारे पक्ष में गवाह वह सब कुछ बताएगा जो हमारा पक्ष मजबूत करने के लिए क्या है आवश्यक। ए ने कुछ बातें बताई और जो माने सी ने कुछ बातें बताई और कुछ बातें नहीं बताई, क्योंकि ए के वह क्या जाते थे विरोध में। तो जो बातें नहीं बताई, अब ऐसी दशा में विपक्षी का वकील आएगा और गवाह से जिरह करना क्या कर देगा? शुरू। अब जो बातें मैं बता दूं नहीं बताई गई हैं, छुपा ली गई हैं, उसी को क्या करना है? प्रकट। या जो बातें बताई गई हैं उससे विपरीत बात कहलवानी है प्रति परीक्षा में। जैसे मुख्य परीक्षा में गवाह ने बताया था कि हमने 25 मीटर दूर से घटना को देखा था, तो विपक्षी का गवाह प्रति परीक्षा में कहेगा कि ये तो आँख का अंधा है, देख ही नहीं सकता, तो कहाँ से देख लिया? यानी कि झूठ बोल रहा है। या ये कह सकता है कि आपका इसकी नज़र 25 मीटर तक देख ही नहीं सकती, ये भी कह सकता है। या ये कह सकता है कि मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही हैं कि भाई मैंने आपका 25 मीटर से काटा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर प्रति परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि गेहूं से भूसे को अलग किया जाए। यानी कि गवाह ने जो मुख्य परीक्षा में क्या कहा है, आपका झूठी बातें समाहित कर दी हैं, उन झूठी बातों को जिरह में क्या कर दिया जाए? अलग। जैसे कि गवाह ने बताया कि हमारा दरवाज़ा पूरब की ओर खुलता है, तो तुरंत विपक्षी कहेगा पूरब खुलता है कि उत्तर? तो भाई कहीं उत्तर बता दिया तब तो भाई मामला फंस गया। अभी बताएंगे एक लास्ट में उदाहरण भाई, लेकिन पहले नियम समझिए। अब आइए, अगर गवाह विपक्षी द्वारा वकील द्वारा प्रति परीक्षा में आपका हिल डोल गया, यानी कि आपका हिला मतलब ये हुआ कि कुछ नई बातें बता दिया जो वह अपने मन में क्या किया था, छुपाया था। तो जैसे ही गवाह नई बातें कुछ बताता है तो नई बातों के बारे में स्पष्ट करने के लिए कि नई बातें जो बताया है वह क्या है, उसको क्लियर करने के लिए अब ए द्वारा उस गवाह को पुनः बुलाया जाएगा। और कौन सी परीक्षा की जाएगी? पुनः। तो पुनः परीक्षा क्यों की जाएगी? क्योंकि प्रति परीक्षा में कुछ नई बातें आई हैं और उसी को पुनः परीक्षा में क्या किया जाएगा? क्लियर। यानी कि गवाह सही था मुख्य परीक्षा में, थोड़ा हड़बड़ा गया प्रति परीक्षा में और हड़बड़ा गया तो पुनः उसको लाइन पर किस परीक्षा में लाया जाएगा? पुनः परीक्षा में। और पुनः परीक्षा में कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लेकिन बताइए किसकी इजाज़त से गवाह से नया प्रश्न पूछा जा सकता है? तो किस परीक्षा में नया क्वेश्चन नहीं, पुनः। लेकिन किसकी इजाज़त लेकर? न्यायालय। और यदि न्यायालय की इजाज़त लेकर पुनः परीक्षा में गवाह से ए ने, यानी कि जिसने गवाह को पेश किया था, नया प्रश्न पूछता है, तो अब विपक्षी को भी हक होगा कि उस नए प्रश्न के बारे में
उस गवाह की क्या कर सके, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो बताइए पुनः परीक्षा में नया प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं? सामान्यतः नहीं। किसकी इजाज़त से पूछा जाएगा? और जो न्यायालय की इजाज़त लेकर नया प्रश्न पूछा गया है, उस नए प्रश्न के बारे में विपक्षी को कौन सी परीक्षा का हक होगा? तो प्रति परीक्षा नहीं, कौन सी? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। अब आइए एक उदाहरण देखा जाए भाई। चूँकि भाई कई लोगों को घूमने भी आज जाना है, तो ऐसे भी आपका माने जल्दी ही निपटाया जाएगा, ताकि लोग आसानी से कम साल के पहले दिन अपनी इच्छाओं और कामनाओं की क्या करें। और भाई सावधानी से पार्क वार्क में जाइएगा। पुलिस वुलिस भी बहुत लगी हुई है, तो भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि इसीलिए गवाह पर ये हमेशा नज़र रखता है कि गवाह कहीं हमारे विपरीत बात ना बोल दे। तो एक उदाहरण देखिए, आपका एक दो धारा और हो जाए तब उदाहरण दिया जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, आपका अगला धारा देखिए 139। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। अब ये खूब क्वेश्चन, यहाँ भी एक लाइन का क्वेश्चन है, खूब बनता है, प्री का ये भंडार है, सब मैं बता दूं। अगर आइए आपका 130 पहले कवर करिए। 130 में विशेषाधिकार बताया था, 130 फिर एक बार दिमाग में बैठाइए। अगर कोई व्यक्ति गवाही देने आया है, तो क्या वह उसके पास जो दस्तावेज हैं वह पेश करने के लिए बाध्य है? नहीं। कब बाध्य होगा? जब दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय उसे बुलाए। ये कौन सी धारा का हमने नियम बताया था? 130। उसी तर्ज पर 139 आ जाइए, उल्टा है, देखिए उसके उल्टा है, उसके उल्टा चलेगा। कोई गवाह बुलाया गया है दस्तावेज पेश करने के लिए, तो क्या उसकी परीक्षा होगी कि वह दस्तावेज पेश करके निकल जाएगा? तो बताइए परीक्षा होगी कि दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया कि गवाही देने? हाँ, फिर एक बार याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट बना लेना। 130 और आपका 139 एक साथ पढ़िएगा। फिर एक बार देखिए, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा सामान्यतः नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह विटनेस या गवाह के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में बुलाया गया है? तो आपका जवाब रहेगा वह बुलाया गया है केवल डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। लेकिन इसका एक अपवाद है, अब बेरक देखिए। ऐसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है गवाह या साक्षी नहीं हो जाता, तथा यदि और जब तक कि वह साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रति परीक्षा नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेज पेश करके निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी परीक्षा प्रति परीक्षा तभी होगी जब उसे स्पेशली गवाह के रूप में न्यायालय क्या करे? बुलाए। तो आपका उल्टा नियम चलेगा 130 और 139। 140 आइए, यूपी और तमाम राज्यों में पूछा गया है। सील का साक्ष्य, सील मने करेक्टर का साक्ष्य देने वाला साक्षी, तो सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं? बताइए तो हो सकेगी कि नहीं? तो बताइए सील। अब आइए, सील का साक्षी आया है सील का साक्ष्य देने, तो सील या करेक्टर चरित्र का साक्ष्य दिया जाता है। तो चरित्र के साक्ष्य देने वाले साक्षी की पहले कौन सी परीक्षा होगी? मुक्त नहीं, प्रति परीक्षा कहाँ भाई? फिर यही आपको समझना है। लिखा है कि प्रति परीक्षा हो सकेगी, इसका मतलब ये हुआ कि और भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसी के साथ कौन सी परीक्षा हो सकेगी? क्योंकि पहले तो कौन सी परीक्षा होगी? सबकी। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, सबकी पहले कौन सी परीक्षा? तो चाहे
आपका कोई भी गवाह हो, भले करेक्टर का साक्ष्य दे रहा हो, पहले तो उसकी कौन परीक्षा? तो क्या करेक्टर का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रत परीक्षा से छूट मिलेगी कि होगी? होगी। कौन सी धारा बताती है? 140। ये न कहेगा कि मुख्य परीक्षा नहीं होगी, वो तो होगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। चारों परीक्षाएं क्रम से, उसकी प्रति परीक्षा भी हो सकेगी। इसके बाद आइए लीडिंग क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन में, पिछली बार बिहार में बना है, यूपी में भी बना था। लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन मतलब कि सूचक प्रश्न। याद रखिएगा, लीडिंग क्वेश्चन मतलब क्या? सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो उत्तर को सुझाते हैं या उत्तर उसी में छुपा रहता है, यानी कि प्रश्न भी किया गया और उत्तर उसी में क्या हुआ है, दिया गया है। आपको चुनाव करना है, जैसे कि आप बॉम्बे से आए हैं कि दिल्ली से, तो इसमें आपको विकल्प दिया जा रहा है कि कहाँ से आप आए हैं, बॉम्बे से आए हैं कि दिल्ली से। तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया। आपके घर का दरवाज़ा पूरब खुलता है कि पश्चिम, 25 मीटर से गोली चली थी कि 50 मीटर से। घटना माने कह सकते हैं कि घटना इलाहाबाद में हुई थी कि प्रतापगढ़ में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न पूछा गया और उसी में क्या रहता है, उत्तर भी सुझाया जाता है, ताकि गवाह से उसके मुख से कुछ बातें जो छुपा लिया है क्या किया जाए, निकाल लिया जाए। प्रत परीक्षा एक कला है। आप मूड कोर्ट में पढ़े होंगे, खूब पढ़ते हैं मूड कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एक दो लाइन बता दें। प्रत परीक्षा एक कला है, अनुभव द्वारा सीखी जाती है, और जो अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रत परीक्षा में जितना तेज रहेगा, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन जितना अच्छा पूछेगा, वह उतना ही अच्छा कचहरी में काम कर सकेगा। हाई कोर्ट में तो नहीं, कचहरी में भाई, हाई कोर्ट में कहाँ लीडिंग क्वेश्चन, वहाँ तो भाई बहस होती है। और लीडिंग क्वेश्चन कहाँ सब निपट जाते हैं, कचहरी में। जो भी अधिवक्ता लीडिंग क्वेश्चन आपका जो सूचक प्रश्न पूछा जाता है या प्रत परीक्षा में ही सदैव पूछा जाएगा अधिकार के रूप में, जो पूछा जाता है वह अनुभव काम करता है। तो आइए एक अनुभव लास्ट में उदाहरण दिखा दिया जाए, और प्रत परीक्षा सूचक प्रश्न पूछ के ही ये पता लगाया जाता है कि गवाह झूठ बोल रहा है कि सत्य। तो आइए एक आपका उदाहरण लास्ट में हम देते हैं, इसी पर समझिए। सूचक प्रश्न, प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर आप खुद देंगे। देखिए, एक आपका, एक कह सकते हैं कि बहुत अनुभवी आदमी था और रेगिस्तान में टहलता रहता था, यानी कि आपका बाबा, बाबा कह सकते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ फकीर था, या फकीर मतलब दरवेश था, यानी कि रातों दिन वह कहाँ रहता था, आपका रेगिस्तान में। और रेगिस्तान के गली गूचों यानी कि हर एक रास्ते से क्या था, वाकई ए को बी मिलता है। ध्यान से देखिए लीडिंग क्वेश्चन कैसे, ये दरवेश हैं यानी कि फकीर हैं, और इनको कौन मिल गया, बी। बी बहुत परेशान था, तो ए अब बी से क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन कराया जाए, क्या तुम्हारा ऊँट खोया है? तो बी ने कहा हाँ। फिर ए ने पूछा क्या उसके आगे के 2 दांत टूटे थे? तो भाई दांत टूटे थे कि नहीं? तो बी ने कहा कि हाँ टूटे थे। क्या उसकी एक, उसके माने कह सकते हैं कि क्या वह ऊँट एक आंख से अंधा था, यानी कि अंधा था आपका? तो बी ने कहा कि हाँ था भाई, अंधा ही था एक आंख से। फिर ए ने पूछा ये बताओ क्या ऊँट के एक बगल मिष्ठान लदा था, यानी कि गुड़ लदा था? तो भाई फिर बी ने कहा कि हाँ लदा था। फिर पूछा कि एक तरफ क्या अनाज लदा था, माने दोनों तरफ अनाज लदा था, अनाज लदा था? तो बी ने कहा हाँ। अब बी को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे ऊँट के बारे में इतना जानता है, तो हाँ
लंगड़ा, क्या तुम्हारा एक ऊंट एक पैर से लंगड़ा था? तो भाई बी ने कहा हाँ। अब बी को ये विश्वास हो गया कि इतना हमारे ऊंट के बारे में ये जानता है, निश्चित तौर पे हमारा ऊंट इसी के पास होगा। लेकिन ये सूचक प्रश्न था, लीडिंग क्वेश्चन था, और लीडिंग क्वेश्चन में अब देखिए बी गवाह हो गया और ए अधिवक्ता हो गए। अधिवक्ता साहब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे और इसी में गवाह फंसता है। अगर इससे बाहर गवाह निकल गया तो अभियुक्त को सजा हो जाएगी, और फंस गया तो अभियुक्त बाइज्जत क्या हो जाएगा। अब आपका इनके खिलाफ चोरी का आरोप लगाया गया ऊंट का, और गया काजी के पास मामला। काजी समझ रहे हैं कि नहीं? न्यायाधीश काजी के पास मामला गया और दरवेश के ऊपर ऊंट की चोरी का आरोप लगाया गया। अब दरवेश को अपना बचाव करना था, तो यही वकील साहब, तो दरवेश ने ये कहा कि मैं बहुत दिनों से रेगिस्तान में घूमते घूमते कुछ अनुभव पाया हूँ, और मैं कहाँ इनका ऊँट चुराया हूँ। मैं तो इनसे कुछ प्रश्न पूछा और उसी प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया। तो आखिर कैसे प्रश्न पूछे? तो दरवेश ने एक तर्क दिया। देखिए भाई, ऊंट के पैरों के निशान हमने देखे, लेकिन पीछे कोई आदमी के पैर का निशान नहीं था, इसलिए हमने अनुमान लगाया कि किसी का ऊंट क्या होगा, खोया होगा। दूसरा पूछा गया, दांत टूटे हैं, तो जो झाड़ियां वह चरा था बीच में वैसे ही सही थी, और किनारे किनारे की झाड़ियां क्या किया था, गप कर गया था। और तीसरा अंधा था, तो एक तरफ की झाड़ी माने चरा था, और दूसरे तरफ की झाड़ी क्या थी, अंधा नहीं रहता तो दोनों की ओर चढ़ता। फिर हुआ कि भाई गुड़, तो एक और चींटियों का झुंड चल रहा था, तो मिष्ठान ही तो लदा होगा, और दूसरी ओर चील और कौवे और बतख चबा रहे थे चने। तो भाई हमने अनुमान लगाया। ये हुआ कि भाई पैर, तो एक पैर की ओर से पैर निशान तो सही थे, और दूसरे पैर के जो निशान थे वो क्या हुए थे, थोड़ा रगड़ के। अतः हम तो अनुभव के आधार पर अनुमान लगाए कि इनका ऊँट खोया होगा, हम चोरी थोड़े किए हैं। यही आपका जीरा होता है। जीरा मतलब क्या? प्रतिपरीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन। और सूचक प्रश्न आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में सदैव अधिकार के रूप में पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन है तो सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सूचक प्रश्न की अब परिभाषा देख लिया जाए, 2 लाइन भाई समझ लिए तो देख ही लिया जाए, ताकि आगे देखिए भाई यहाँ से डायरेक्ट याद करना है, ये नहीं कि आपका सेक्शन। सूचक प्रश्न की परिभाषा किस धारा में? तो 141। तो देखिए, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूचक। अगला ये सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा? नहीं, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए? 142 में। और कब अधिकार के रूप में पूछा जाएगा? 143। अब यही क्वेश्चन बार बार गलत होता है, तो बताइए कब हमेशा पूछा जा सकता है अधिकार के रूप में? किस परीक्षा में? प्रति परीक्षा। और कौन सी परीक्षा? भले एक न दिया हो, वहाँ जोड़ लीजिए अतिरिक्त प्रति परीक्षा। 143 में जोड़िए। 143 में एक और जोड़ लीजिए, सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। तो प्रति परीक्षा के बाद एक और जोड़ना है, अतिरिक्त प्रति परीक्षा भी, वो भले अपवादित दशा में हो। अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो बताइए अब आप लोग, सूचक प्रश्न किस परीक्षा में अधिकार के रूप में पूछे जा सकते हैं? प्रति परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब मॉडल दूसरा देखिए, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में मारेंगे? हाँ, प्रति परीक्षा।
सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में कब पूछे जाएंगे या पुनः परीक्षा में, तो विरोधी पक्षकार आपत्ति करता है तो किसकी अनुमति से? न्यायालय की। तो इसको हम बताएंगे 142 भाई। तो 142 क्योंकि टेक्निकल है, बिहार हमेशा इसको उल्टा सीधा बना रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो मॉडल हमने बनाया वही मॉडल बनता है, लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन और बनता है। तो कल आपका भाई माने 1-2 दिन केवल एविडेंस चलेगा जब तक समाप्त ना हो जाए। 1-2 दिन में हम निपटा देंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। असल बात दिक्कत ये है कि भाई स्पीड बढ़ा देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और भाई दिक्कत ये भी है कि भाई आपका बिहार में 90% क्वेश्चन क्या हो, तो बीच बीच में भाई कल 10:30 बजे से क्लास चलेगा भाई, रेगुलर बैच, माने ये आपका क्रैश कोर्स जो चलता है, और केवल एविडेंस से 2-2.5 घंटा चलेगा। सुबह के पीरियड में आपका माने जूरिस्प्रूडेंस चलेगा 8 सवा 8 बजे से। हाँ, कल से भाई देखिए जिनको पढ़ना है, यूपीजे आ जाएगी जनवरी लास्ट तक, तो भाई जूरिस्प्रूडेंस और सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट बचा है, अगले हफ्ते बीच में किस दिन हम पढ़ाएंगे। कल से आपका जो शुरुआत 2 नए सब्जेक्ट का होगा, जूरिस्प्रूडेंस और सीपीसी, 8:15 तक आइए आप लोग। तो जिनको यूपीजे देना